नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मैनिया में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 30 जून 2020 का द हिंदू समाचार पत्र। उससे पहले हम चलते हैं कल के प्रश्नों की तरफ। तो कल का हमारे पहला प्रश्न है, NSCN-IM संगठन किस राज्य में सक्रिय है? तो ये आपका नागालैंड क्षेत्र में सक्रिय है। डी ऑप्शन सही हो जाता है। रूस से AK-203 राइफल्स के निर्माण भारत में कहाँ पर होंगी? तो अमेठी में एक ज्वाइंट वेंचर एस्टेब्लिश किया गया है रशिया और इंडिया के बीच में, जहाँ पर इसका निर्माण होगा। किस राज्य में बंदूक का लाइसेंस लेने के लिए पौधारोपण करना आवश्यक है? तो उड़ीसा में एक नई योजना चलाई गई है जिसमें कि बंदूक का लाइसेंस लेने के लिए सारी कंडीशंस तो फुलफिल करनी ही पड़ेगी, साथ में आपको कुछ पौधारोपण भी करने पड़ेंगे। तो अब हम चलेंगे आज के न्यूज़पेपर की तरफ। तो सबसे पहली न्यूज़, अनलॉक टू रूल्स अनवील्ड। तो जैसे कि देखिए, अब जो है लगभग 4 फेज़ में लॉकडाउन था, उसके बाद अनलॉक स्टार्ट हो गया है। अभी अनलॉक 2 फेज़ जो है स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए नई नई गाइडलाइंस जारी हो गई हैं लगभग। तो उसमें बताया गया है कि जो नाइट कर्फ्यू रहता है उसको थोड़ा सा लिमिट किया जाएगा, यानी कि रात में और भी ज़्यादा समय लोगों को बाहर रहने का मौका मिलेगा, थोड़ा सा रिलैक्सेशन किया जाएगा साथ में। लेकिन कुछ कंडीशंस पहले जैसी रहेंगी, जैसे मेट्रो रेल सर्विसेज नहीं चलेंगी, स्कूल कॉलेजेस जिम्नेजियम ऑडिटोरियम्स बार स्विमिंग पूल्स एंटरटेनमेंट पार्क्स थिएटर्स असेंबली हॉल्स, ये सारी चीज़ें अभी पहले के जैसे बंद रहेंगी, क्योंकि लॉकडाउन तो क्योंकि संक्रमण तो अभी कम नहीं हुआ, आपको भी पता है 5 लाख से ज़्यादा केसेज हो चुके हैं। अगली न्यूज़ है, सेपरेटिस्ट लीडर गिलानी क्विट्स हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। तो जो यूसुफ रजा गिलानी है, सैयद अली गिलानी, ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सेपरेटिस्ट लीडर हैं। तो इन्होंने अभी क्या किया है, अभी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को छोड़ दिया है। तो हम पूरा जो है बैकग्राउंड से जानेंगे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस क्या है? ये आपकी जो जम्मू एंड कश्मीर में ऐसे लोगों का, ऐसे नेतृत्वकर्ताओं पार्टियों का समूह जो जम्मू कश्मीर को अलग राज्य बनाने की बात करते हैं, कहते हैं कि भारत से आज़ाद कर दो, हमें अलग छोड़ दो। ना तो ये भारत में रहना चाहते हैं, ना पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। तो ऐसे लोग ऐसी चीज़ों को जो अपील करते हैं, उन्होंने एक अपना अलग संगठन बनाया। ऐसी पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां सब मिल के बनाई, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बनाई है। तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण नेता थे ये सैयद अली गिलानी, जो उनकी उम्र अभी 90 वर्ष है। तो इन्होंने बहुत ही कड़े रूप में जो है, जो जम्मू कश्मीर पे जो भारत का अधिग्रहण है, उसको उन्होंने बहुत कड़े स्वरों में खारिज किया, हमेशा भारत के खिलाफ रहे हैं। तो अभी इन्होंने जो है इस पार्टी को छोड़ दिया है। तो एक संदेश भेज गया इसमें इनके समर्थकों में, और भी जो सेपरेटिस्ट लीडर हैं जो कहते हैं जम्मू कश्मीर को आज़ाद कर दो, आज़ाद कश्मीर की मांग करते हैं, तो उनका जो मोटिवेशन है कम होगा। और जो ऐसे लीडर्स जो मेन स्ट्रीम पार्टी के लीडर, जैसे आपका महबूबा मुफ्ती हैं, ये सब जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के लीडर हैं, इनको काफ़ी इंसेंटिव मिलेगा कि, और जैसे आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया, 35A आर्टिकल एब्रोगेट किया गया, उसके बाद ही इन सेपरेटिस्ट लीडर का हौसला कम हुआ है। तो ये चीज़ हमने देखा कि अब जो है सैयद अली गिलानी ने रिजिग्नेशन कर दिया है उस पार्टी से। तो अब जो है थोड़ा सेपरेटिस्ट लीडर का ऐसी संभावना जताई जा रही है कि उनका हौसला कम होगा। हो सकता है वो मेन स्ट्रीम की तरफ जो है अब लोगों का अट्रैक्शन बढ़े, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की तरफ। अगली जो दिल्ली गवर्नमेंट टू सेट अप प्लाज्मा बैंक। तो प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा ब्लड का जो सीरम पार्ट होता है, प्लाज्मा जो ब्लड का सेमी लिक्विड पार्ट होता है, उसे प्लाज्मा कहते हैं। तो प्लाज्मा थेरेपी भी हमने काफ़ी बार इसके पढ़ा है, कोविड-19 के ट्रीटमेंट के उपचार की काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो अब जो दिल्ली गवर्नमेंट एक प्लाज्मा बैंक की स्थापना करेगी, जिसमें जो भी रिकवर्ड पेशेंट्स हैं वो अपने ब्लड डोनेट करेंगे, प्लाज्मा अपना डोनेट करेंगे, ताकि वो प्लाज्मा थेरेपी के लिए प्रयोग किया सके, और जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स हैं उनको रिकवर करने के लिए प्लाज्मा इंजेक्ट किया जा सके। तो ऐसी प्लाज्मा बैंक की स्थापना दिल्ली गवर्नमेंट करने जा रही है। टिकटॉक एमंग 59 ऐप्स बैंड बाय सेंटर। तो केंद्र ने, जो हमारी भारत सरकार ने 59 चाइनीज़ एप्लीकेशंस को बैन कर दिया है, और गूगल प्ले स्टोर से और एप्पल स्टोर से भी उनको रिक्वेस्ट की है कि आप भी अपने उससे हटा लीजिए। तो क्यों बैन किया है? भारत चीन सीमा गतिरोध चल रहा है, तो इसमें एक साइबर वार भी होता है, हाइब्रिड वार होता है। हाइब्रिड वार क्या होता है कि कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना, तो साइबर अटैक्स की भी संभावनाएं होती हैं। तो ये सब जो एप्लीकेशंस है, टिकटॉक जैसे एप्लीकेशंस, ये भारत से डाटा कलेक्ट करते हैं और चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ डाटा से साझा करते हैं। तो जिससे हमारा जो डाटा सिक्योरिटी का भी, डाटा प्राइवेसी का डाटा इशू भी रहता है, तो साइबर अटैक्स हो सकते हैं। इसलिए ऐसे 59 एप्लीकेशंस जो चाइनीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और चाइनीज़ गवर्नमेंट जो डाटा साझा करते हैं, उनको बैन कर दिया गया। उसमें कई एप्लीकेशन जैसे टिकटॉक, शेयरिट, MI वीडियो कॉल, क्लब फैक्ट्री, कैम स्कैनर, ऐसे जो एप्लीकेशन इनको बैन कर दिया गया है। अगली जो 4 राफेल्स टू लैंड इन इंडिया बाय जुलाई एंड। तो जो राफेल फाइटर जेट्स हम फ्रांस से खरीद रहे हैं दसाल्ट एविएशन कंपनी से, तो उसकी जो 4 राफेल हैं इस वर्ष ही जो है जुलाई के अंत तक 4 राफेल फाइटर जेट्स इंडिया में आ जाएंगे। तो बड़ी अच्छी बात है, हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये बात बताई गई है।
अगली न्यूज, क्लेरिफाई कर्ब्स ऑन 3500 तबलीगीज। तो जो तबलीगी जमात में 35 अन्य देशों से जो विदेशी आए थे उनको 3500 ऐसे 3500 लोग ऐसे हैं जिनको ब्लैक लिस्ट कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कि भाई आपने वीज़ा का उल्लंघन किया है, नियमों का उल्लंघन करके आप जो है एग्रीगेशन करने यहाँ पर आए थे। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनमें कहा है कि स्पष्ट करे, जो सेंटर है अपना स्टैंड स्पष्ट करे कि इसको बिना किसी आधार पे जो है इनको गिरफ्तार किया गया है या फिर इनको सुनवाई का भी अवसर दिया गया, ये सारी चीज़ें स्पष्ट करे सुप्रीम कोर्ट। अगली न्यूज, DGCI नोट फॉर ह्यूमन ट्रायल्स ऑफ कोवैक्सीन। तो जो भारत बायोटेक एक इंडियन कंपनी है जिसने कोवैक्सीन नाम से एक कोविड-19 के लिए एक वैक्सीन का तैयार किया है। अभी इसको DGCI यानी डायरेक्टरेट ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने इनको अप्रूवल दिया है कि आप ह्यूमन ट्रायल करो इस वैक्सीन का। अगर सक्सेसफुल होती है तो इंडिया भी जो है सफल रहेगा कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए। तो काफ़ी हम लोग के लिए खुशी की बात है। तो ICMR के जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है उसके साथ कोलैबोरेशन करके भारत बायोटेक कंपनी ने कोवैक्सीन नाम की वैक्सीन बनाया है। इसका ह्यूमन ट्रायल के लिए अभी अप्रूवल मिल गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ थी हमारे लिए, जो कि अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो इंडिया भी, मतलब ये एक बड़ी गौरव की बात होगी कि इंडिया जो है वैक्सीन बना लिया है सफल में। तो ये थी हमारी कोवैक्सीन संबंधित न्यूज़। अब अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, देखिए जो एक लिस्ट दी गई है इसमें कौन कौन से एप्लीकेशन बैन किए गए हैं हम देख लेते हैं एक बार। टिकटॉक, सेरेट, क्वाई, यूसी ब्राउजर, बायडू, सीन, क्लैश ऑफ किंग्स, DU बैटरी, हेलो, लाइकी, यूकैम, MI कम्युनिटी, ऐसे 59 एप्लीकेशन है जिनको बैन किया गया है। क्यों बैन किया गया है? क्योंकि ये जो एप्लीकेशंस हैं इंडिया से डाटा कलेक्ट करके चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ साझा कर सकते हैं, करते ही हैं, और अगर ऐसा होगा तो साइबर थ्रेट रहेगा हमारे नागरिकों के ऊपर, तो इसलिए इसको बैन कर दिया गया है अभी। और जानते हैं भारत चीन संबंध अभी ठीक नहीं है। चेनाब वैली टेरर फ्री गवर्नमेंट। तो जो चेनाब वैली है, देखिए जम्मू कश्मीर में जो आपका ऊपर उत्तरी क्षेत्र है जम्मू कश्मीर का, वो काफ़ी टेरर इफेक्टेड रहता है। तो उसमें से एक चेनाब वैली यानी जो चेनाब नदी की घाटी है वो काफ़ी टेरर प्रोन थी। तो अभी क्या किया है, लगभग पिछले इस महीने में, जून के महीने में लगभग 46 मिलिटेंट्स को इन्होंने जो है मतलब हमारी सेनाओं ने किल किया है। उसके बाद जो है अभी जो 2 मिलिटेंट्स मरे उसके बाद ये बताया गया कि अब चेनाब घाटी में कोई भी टेररिस्ट नहीं है, तो टेरर फ्री हो गई गवर्नमेंट। तो काफ़ी अच्छी बात है, हमारी जो सेनाएं हैं वो टेरर से लड़ने में काफ़ी हेल्पफुल रही हैं। अब एक और न्यूज एनालिसिस है, इसमें बता रहे हैं डज गिलानीज रेजिग्नेशन मार्क्स वैनिंग ऑफ सेपरेटिज्म। तो क्या जो सैयद अली गिलानी ने सेपरेटिस्ट लीडर्स के तो उस पर जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से रेजिग्नेशन किया है, रिज़ाइन किया है, तो उसके बाद क्या जो है सेपरेटिस्ट लीडर का सेपरेटिज्म का अंत होने वाला है? तो ये बात बताई जा रही है इसमें कि ज़रूरी तो नहीं है सेपरेटिज्म का अंत हो, क्योंकि देखिए जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस उसमें 2 धड़े थे, एक जो गिलानी साहब का जो धड़ा था, एक दूसरा धड़ा था। तो अब इनके जाने के बाद वो धड़ा जो है कमान संभाल लेगा, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि जो है उन लोगों का मोरल जो है लो होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने के लिए मोटिवेट होंगे, और जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं उनको भी काफ़ी मतलब हिम्मत मिलेगी कि ये जो है अब सेपरेटिस्ट यानी अलग की मांग करने की कोई औचित्य नहीं है, बल्कि जो है सीधे इसी भारत में ही अपना दर्जा बनाए रखना ही उचित रहेगा। यानी लोगों को अब डिमोटिवेट होंगे लोग सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज की तरफ जाने के लिए। ये न्यूज़ थी। अगली जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फ्लेज रिमार्क्स मेड बाय पाक फॉरेन मिनिस्टर। तो पाकिस्तान में एक धमाका हुआ कल जिसमें 7 लोग मर गए, वहाँ पे उसका जो है जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी ने ली थी। तो बलोच लिबरेशन आर्मी एक वहाँ पर जो है एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है पाकिस्तान में, जो मतलब वो पाकिस्तान के हितों के खिलाफ काम करती है। मतलब वो पाकिस्तान तो अभी उसने क्या है, बलोच लिबरेशन आर्मी ने एक अटैक किया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे जिसमें 7 लोग मारे गए। तो पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने कहा कि ये इंडियन बैक्ड है, मतलब इंडिया जो है इसको सपोर्ट कर रहा है, बलोच लिबरेशन आर्मी को, इनको इंसेंटिव देता है। तो हमारे विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये सब जो है बयान बिल्कुल गलत है और हम किसी भी रूप में टेररिज्म को नहीं सपोर्ट करते हैं, वो चाहे किस देश में, चाहे कराची में भी वो टेररिस्ट हमला हुआ हो, हम उसकी भी निंदा करते हैं। तो उल्टा बताया जो है हमारे विदेश मंत्रालय ने बताया कि आप स्वयं ही ऐसे हैं कि जो है आप टेररिस्ट को सम्मान देते हैं। और क्योंकि देखिए अब जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है पाकिस्तान के, उन्होंने जो है ओसामा बिन लादेन को शहीद बताया था, पिछले 2-3 दिन पहले उनका कमेंट आया था, उनको शहीद बताया था। तो हमने बताया, उनको जवाब दिया कि आप लोग हैं जो है आतंकवादियों को शहादत की बात करते हैं, आतंकवादियों को शहीद का दर्जा देते हैं। हम लोग किसी भी प्रकार का आतंकवाद को जो है नहीं एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो भले ही पाकिस्तान में क्यों ना हो। अगली न्यूज, येचुरी स्लैम्स पोस्टल बैलेट मूव।
तो जो सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी हैं सीताराम येचुरी, इन्होंने जो है इस एक जो इलेक्शन कमीशन का एक कदम है जिसमें इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने निर्णय ये लिया है कि 65 वर्ष से जो भी ज़्यादा उम्र के जो है वृद्ध हैं उनको कोविड-19 को देखते हुए उनको ऑप्शन दिया जाएगा कि वो डाक के माध्यम से अपनी वोटिंग कर सकें। तो सीताराम येचुरी ने कहा है कि ये गलत बात है, ये उचित नहीं है। पहली बात तो उन्होंने इस पर आपत्ति जताई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहले कोई भी निर्णय लेता था तो सभी पार्टियों से सलाह सुझाव लेके लेता था, लेकिन अब ये सब कुछ नहीं कर रहा है, इसको बाईपास कर दिया गया इस मेथड को। और दूसरी बात यह बताया कि जो अगर पोस्टल बैलेट का मत प्रयोग किया जाएगा तो जो वृद्ध लोग रहेंगे जरूरी नहीं अपने मन से मत दे, उनके मत को जो पार्टी इन रूल रहेगी, जो शासन में सत्ता में पार्टी रहेगी उसको वो प्रभावित करें, उनके लोग जाके वो पोस्टल के माध्यम से भाई अपना वोट डलवा सकते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी भ्रष्टाचार की संभावना इन्होंने बताई है। तो इसको हम ड्रॉबैक कुछ कमियों में लिख सकते हैं। पोस्टल बैलेट का देखिए इसमें कुछ फ़ायदे भी लिख सकते हैं, कुछ नुकसान भी। देखिए फ़ायदे क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहेगी, हमारे जो एज्ड पर्सनस हैं, हमारे वृद्ध जो है जन हमारे देश के, उनको ज़्यादा समस्या नहीं करनी पड़ेगी, पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा। लेकिन इसके नुकसान क्या है कि इसमें जो है भ्रष्टाचार की संभावना है, ये चीज़ बताई जा रही है। अगली जो इंडिया भूटान साइन पैक्ट फॉर फर्स्ट ज्वाइंट हाइडल प्रोजेक्ट। तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर भूटान गए थे, तो भूटान के विदेश मंत्री से उन्होंने जो है एक पैक्ट साइन किया जिसमें 600 मेगावाट 600 मेगावाट का एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जल विद्युत परियोजना का जो है उसमें हस्ताक्षर हुआ। उस पर खोलोंगछू प्रोजेक्ट पे यानी कि खोलोंगछू प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। पहली बार ऐसा होगा कि जॉइंट वेंचर के से साझा उपक्रम के तहत जो है इंडिया 50-50% यानी इंडियन कंपनी का और 50% भूटानीज कंपनी का शेयर होगा इस खोलोंगछू प्रोजेक्ट को स्थापित करने में। तो ये देखिए भारत भूटान के जो रिश्ते हैं उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो आपका जल विद्युत परियोजनाएं बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। कई सी जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो भारत ने भूटान में स्थापित किया है और वो भूटान को भी इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और इंडिया को भी वो जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देता है। तो भारत भूटान संबंधों में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है जल विद्युत परियोजनाओं का। उसी क्रम में खोलोंगछू परियोजना एक जो है अभी जो है हस्ताक्षर किया गया है, इसके लिए इसको काम आगे बढ़ाया जाएगा भारत और भूटान के बीच में। अगली न्यूज़ हम देखेंगे, स्टे और लीव उड़ीसाज रिटर्न माइग्रेंट वर्कर्स पॉन्डर ग्रीम ऑप्शंस। तो उड़ीसा में जो भी प्रवासी मजदूर आए हैं तो उनके पास बड़ी विचित्र स्थिति है इस समय, क्योंकि देखिए जो वहाँ से आए हैं घर पे तो वो क्वारंटीन में है 15 दिन के लिए। अगर जो है वो यहाँ क्वारंटीन है तो यहाँ उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है और वो वापस वो जाएँ तो अगर शहरों में तो वहाँ पर कोविड-19 की समस्या है, लॉकडाउन इतना स्ट्रिक्ट है कि वहाँ पर भी रोज़गार करना मुश्किल है। तो वो क्या करें क्या ना करें, ये इनके लिए बहुत गंभीर स्थिति है। तो ये इसलिए उड़ीसा में वर्कर्स को काफ़ी चैलेंजिंग न्यूज़ में एनालिसिस किया गया है। अगली न्यूज़ है विल फ्री ग्रेन्स स्कीम स्टे। तो लॉकडाउन को देखते हुए जब ऐसे लॉकडाउन लगा और सारी आर्थिक गतिविधियां रोक दी गई थी तो जो है केंद्र ने एक स्कीम लॉन्च की थी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। इस स्कीम के तहत 5 किलोग्राम फूड ग्रेन्स धान या गेहूं जो भी था और 1 किलोग्राम दाल जो भी चना के रूप में दिया रहा था, सभी परिवारों को दिया जा रहा था। तो अभी ये हो गया है कि देखिए अभी लगभग 3-4 महीने देखिए ये स्कीम चली आ रही है। तो अब स्कीम के समय पूर्ण होने वाला था क्योंकि ये टेम्परेरी स्कीम बताई गई 3 महीने के लिए। तो लेकिन अब जो है प्रश्न चिन्ह उठ रहा है क्या जो है ये स्कीम और जारी रहेगी। तो लगभग 21 राज्यों में जिसमें बीजेपी रूल्ड स्टेट्स भी हैं और अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स भी हैं, उन्होंने डिमांड की है इस स्कीम को 3 महीने और आगे बढ़ा दिया जाए। लेकिन अभी केंद्र सरकार की तरफ या खाद्य मंत्रालय की तरफ से कोई भी जो है स्पष्टीकरण नहीं आया है कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना जारी रखी जाएगी कि जो है इसको वहीं पे रोक दिया जाएगा। तो देखिए जो है जब इसमें ये भी बताया गया है कि जो है जो रितिका खेरा है, एक प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं आईआईटी दिल्ली की, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास अन्न जो है काफ़ी स्टॉक रखे होते हैं और पुराने स्टॉक से अभी ख़त्म नहीं हुए और साथ में इस बार के भी नए प्रोक्योरमेंट हो रहे हैं और मानसून भी आ गया है। तो अगर हम जो है इसको अपने उसमें स्टॉक में रखेंगे उसमें गोदाम में तो इतनी क्षमता नहीं, हमारी काफ़ी मात्रा में अन्न सड़ जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि इस योजना को जारी रखा जाए तो लोगों को भी फायदा होगा और हमारा अन्न भी नहीं सड़ेगा, सड़ने से बच जाएगा। तो ये बात बताई गई है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना पर। अगली न्यूज़, तमिलनाडु कस्टोडियल डेथ्स हाईलाइट नीड फॉर पुलिस रिफॉर्म सीएचआरआई। तो सीएचआरआई एक संस्था है आपकी, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव। तो ये जो है कॉमनवेल्थ देशों के समस्त जो कॉमनवेल्थ देश हैं उनमें मानव अधिकार कितने जो है अच्छे से पालन हो रहे हैं, कितने अच्छे नहीं पालन हो रहे हैं, उन चीज़ों पे ये निगरानी रखती है। तो देखिए इसमें बताया गया है ये कि तमिलनाडु में एक जो है एक व्यक्ति था पी जयराज
और उनका बेटा था बेनिक्स। तो इन्होंने क्या था कि लॉकडाउन के दौरान जो टाइमिंग होता था कितने बजे से इतने बजे तक दुकान खोलना है, उसके बाद भी दुकान खोला था, इसलिए पुलिस इनको आई पकड़ के ले गई और जो वहाँ कस्टडी के दौरान ही इनकी मौत हो गई पुलिस की टार्चर करने के दौरान। तो अभी मानवाधिकारों के उसमें संबंध में काफ़ी आवाज़ें उठ रही हैं, कस्टोडियल डेथ्स के खिलाफ भी काफ़ी आवाज़ें उठ रही हैं देश में। तो अभी क्या हुआ है, बात की गई है, देखिए इसी संबंधित एक कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट टार्चर। तो इस कन्वेंशन को भारत ने साइन नहीं किया है। अगर भारत इस कन्वेंशन को साइन करेगा तो बाध्यपूर्ण रहेगा कि ऐसे केसेस के खिलाफ वो कदम उठाए। तो लेकिन अभी देखिए बहुत ऐसा होता है कि पुलिस पकड़ के ले जाती है, उस हालात में बंद करके जो है बुरी तरह से ट्रीट करती है, मारती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि उस कस्टडी में डेथ भी हो जाती है। लेकिन ऐसे बहुत रेयर केसेस होते हैं कि पुलिस को जो है मतलब पुलिस के ऊपर कोई केस चला जाता है, उनको विक्टिम बना, उनको मतलब पनिशमेंट दी जाती है। तो इन चीज़ में काम करने की आवश्यकता है, ये बात बताई जा रही है। और ये भी सुझाव दिया जा रहा है कि भारत को यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर को रेटिफाई करना चाहिए जल्दी से जल्दी। तो ये बात बताई गई है। अगली जो सीए एस्पायरेंट्स कैन ऑप्ट आउट फॉर जुलाई एग्जाम सुप्रीम कोर्ट। तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के एग्जामिनेशन के लिए जो भी एस्पायरेंट्स बैठ रहे हैं, तो लॉकडाउन की वजह से जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो एग्ज़ाम आप नहीं दे पाए, एब्सेंट हो, तो उसको आप फेल्ड नहीं माने जाओगे, वो एब्सेंटी आपकी फेल्ड में नहीं मानी जाएगी। बल्कि क्या है कि जो जुलाई के एग्ज़ाम है उसमें आप बैठो तो उसमें मतलब वो जो आपकी एब्सेंटी है उसको फेल्ड नहीं माना जाएगा, जुलाई के एग्ज़ाम में भी आप बैठ सकते हैं। अगली न्यूज़, पोर्टल फॉर स्ट्रीट वेंडर्स लोन स्कीम लॉन्च्ड। तो यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री शहरी कल्याण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना इस पोर्टल यानी पीएम स्वनिधि पोर्टल को लॉन्च किया है। इस स्कीम के तहत इस पोर्टल के माध्यम से जो भी आपके स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि जो ठेले वाले हैं या फिर जो आपके फेरी वाले हैं, ये थोड़ा सा लोन टेम्प्रेरी जो थोड़ी मात्रा में लोन ले सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन है, इनका पैसा सारा खत्म हो गया होगा, तो तुरंत तत्काल रूप में कुछ लोन पा सकते हैं और अपना व्यवसाय जारी रख सकते हैं। तो ये पीएम स्वनिधि पोर्टल है ठेले वालों के लिए और फेरी वालों के लिए, तो जो काफ़ी उनको हेल्प करेगा। अब हम अंतर्राष्ट्रीय जगत से न्यूज़ देखेंगे। 7 किल्ड एज बलोच सेपरेटिस्ट अटैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो अभी हमने बात की थी कि कैसे जो है बलोच लिबरेशन आर्मी के जो है जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था उसने जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे हमला किया, वहाँ पे 7 लोगों की हत्या हुई, तो उस पर अटैक हुआ, पाकिस्तान में आतंकवादी घटना हुई। अगली जो चाइना टू रिस्ट्रिक्ट वीज़ा फॉर सम अमेरिकन्स ओवर हांगकांग रो। तो चाइना ने जो है निर्णय लिया है कि ऐसे अमेरिकन्स जो हांगकांग के मुद्दे पर बहुत ज़्यादा चाइना का विरोध कर रहे हैं, उनको चाइना का वीज़ा देने से मना कर दिया जाएगा, उनको चाइना का वीज़ा नहीं दिया जाएगा। अगली न्यूज़ है, ईरान इशूज़ अरेस्ट वारंट अगेंस्ट ट्रंप। तो ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो है गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है, मतलब उसको अरेस्ट करने के लिए वारंट जारी कर दिया है, और इंटरपोल से भी मदद मांगी है कि यूएस के प्रेसिडेंट को जो है गिरफ्तार किया जाए। क्यों गिरफ्तार करने, क्यों ऐसा कदम उठा रहा है ईरान? क्योंकि ईरान को जो एक मिलिट्री कमांडर थे कासिम सुलेमानी, उनकी हत्या करवाई थी जो है, मतलब उनको एक ऑपरेशन के तहत, मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऑर्डर दिया था, उसी के तहत एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जिसमें कासिम सुलेमानी को मार डाला गया था। तो ईरान ने उसी के खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। यूएन डिक्लेरेशन डिलेड ओवर क्लाइमेट टेक्स। तो यूनाइटेड नेशंस की एक डिक्लेरेशन थी जो क्लाइमेट से संबंधित डिक्लेरेशन साइन होनी थी, लेकिन अभी उस पर यूएसए और इंडिया जैसे कई देशों ने आपत्ति जताई है। क्यों? क्योंकि उसमें जो डिक्लेरेशन थी उसमें चाइनीज स्टाइल के वर्ड्स यूज हुए थे। तो कहने में जो डिक्लेरेशन के लिखे जो वर्ड्स थे, उसके शब्द थे, वो चाइना के मतलब वो चाइना से इन्फ्लुएंस्ड थी। तो ये बोला गया इंडिया और यूएसए जैसे देशों को कि भाई इसके जो वर्डिंग है इसको चेंज की जाए, तभी हम इसको रेटिफाई करेंगे। अगली न्यूज़, इजराइल्स एनेक्सेशन प्लान्स आर इलीगल। तो इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने कहा कि जो वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी है, जो भी ये इजराइल में आपका फिलिस्तीन अथॉरिटी जो है, ये उनके उसके कंट्रोल में आता है। तो इन्होंने कहा है कि जो वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलमेंट्स हैं उनको हम अपने कब्जे में लाएंगे और उनको एनेक्स कर लेंगे, यानी अपने कब्जे में पूरी सीमा में मिला लेंगे। तो अभी यूनाइटेड नेशंस के जो राइट्स जो ग्रुप है उसने कहा है ये उचित नहीं है। आप एक मतलब अभी देखिए इजराइल प्लान कर रहा है वेस्ट बैंक को और गाजा स्ट्रिप को एनेक्स करके अपने में मिलाने को, तो यूनाइटेड नेशन से वार्न किया है कि ये उचित नहीं होगा, ये बात बताई है इसमें। अगली न्यूज़ है, ऑटो एक्सपोर्ट्स टम्बल 73% ऑन लॉकडाउन डिलेड ऑर्डर्स। तो अभी लॉकडाउन की वजह से जो हमारा ऑटो सेक्टर है, देखिए हम जो इंडिया है वो मेजर ऑटो सेक्टर यानी कि जो ऑटोमोबाइल है, गाड़ियाँ, 4 पहिया वाहन है, इन सब चीज़ों में एक्सपोर्ट में काफ़ी हमारा सिग्निफिकेंट रोल है विश्व के। तो अभी लॉकडाउन की वजह से 73% तक एक्सपोर्ट कम हो गया है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, तो जो गिर के अभी 2020 में 203 मिलियन ही रह गया है। तो ये चीज़ बताई गई है। अगली जो गवर्नमेंट मस्ट अलाउ एयरलाइंस कॉमर्शियल फ्रीडम।
तो जैसे एयरलाइन सेक्टर काफ़ी लिमिटेड, अभी पूरा बैन ही हो गया है, कोई भी एयरलाइंस कॉमर्शियल एयरलाइंस अलाउ नहीं है, केवल जो है वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया की फ़्लाइट्स जो है ऑपरेट कर सकती हैं। तो लेकिन अभी जो है CAPA जो आपका एक बॉडी है, कॉमर्शियल एयरलाइंस का समूह बनाया है इन्होंने, तो इन्होंने कहा है भाई कि अगर जो है हमारा अब हमको अलाउ नहीं करते तो हम वायबल नहीं रह पाए, हम ऐसे इतने घाटे में हैं, और हमको जल्दी से जल्दी अगर अलाउ नहीं किया जाएगा फ़्लाइट्स चलाने के लिए तो हम तो फिर घाटे में हो जाएंगे, हमारी फ़्लाइट्स बंद हो जाएंगी। तो ये बात बताई गई है। गवर्नमेंट प्लान्स इंसेंटिव टू लिफ्ट ऑटो एक्सपोर्ट सोर्सेज। तो जो ऑटो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, अभी हमने बात की कि कैसे 73% ऑटो एक्सपोर्ट्स कम हो गए इस बार, तो ऑटो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि जो भी ऑटो एक्सपोर्टर्स है, जो मेजर एक्सपोर्टर्स, उनको हेल्प की जाएगी। ऐसे एक्सपोर्टर्स जिनकी जो कम से कम 10 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं, उनको विशेष इंसेंटिव दिया जाएगा, ये बात बताई जा रही है। अगली जो RBI शेड्यूल्स ऑपरेशन ट्विस्ट फॉर जुलाई 2। तो RBI ने ऑपरेशन ट्विस्ट 2 जुलाई 2020 को ऑपरेशन ट्विस्ट लॉन्च करने की बात की है। तो ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट मतलब होता है किसी चीज़ को घुमाना। तो क्या घुमाना है देखेंगे इसमें। देखिए RBI का काम ये भी है कि सरकार को, केंद्र सरकार को सस्ते दामों पर लोन उपलब्ध हो। लेकिन जो ऐसे देखिए, और सरकार जो होती है लोन कैसे लेती है? बॉन्ड इशू करती है। बॉन्ड क्या होता है? एक पेपर इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें लिख देता है, गवर्नमेंट लिख देती है कि मैं धारक को इतने रुपए इतने दिन को अदा करने का वादा करता हूँ। तो बॉन्ड एक वादा है जो धारक, जो भी व्यक्ति से पैसा, जैसे सरकार है, सरकार कर्ज लेगी किसी व्यक्ति से, उसके बदले में पेपर पे लिख देगी सरकार, एक बॉन्ड इशू कर देगी कि भाई हम आपको इतने समय में इतना रुपए देंगे। तो यानी जितना पैसा ली रहेगी उसका कुछ इंटरेस्ट जोड़ के उस बॉन्ड में पैसा लिख देगी। तो इस माध्यम से सरकार अपना लोन उठाती है मार्केट से। तो जो बॉन्ड इशू करती हैं, तो ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स होते हैं। लॉन्ग टर्म यानी जो लंबे समय पे उनको सरकार को पे करना होगा, और शॉर्ट टर्म यानी कि जो कम समय पे करना होगा। तो सरकार को किसी भी जो लोन लेना चाहता है उसका उद्देश्य क्या होगा कि हमें कम से कम इंटरेस्ट देना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा समय मिले हमको पेमेंट करने के लिए। तो यानी लॉन्ग टर्म बॉन्ड और लो इंटरेस्ट रेट पे मिले, ये उद्देश्य होता है। तो अभी इसी चीज़ को करने के लिए कि यानी सरकार को सस्ते दर पर लोन मिले, इसीलिए RBI ने जो है ऑपरेशन ट्विस्ट लॉन्च किया है। तो ऑपरेशन ट्विस्ट कैसे होता है? इसमें क्या है, जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी होती है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होता है, उनको RBI ढेर सारा खरीद लेती है। तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड खरीद लेती है, इसका मतलब मार्केट में लॉन्ग टर्म बॉन्ड की कमी हो जाती है। जिस चीज़ की कमी होती है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, तो लोग ज़्यादातर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की तरफ भागेंगे, और इससे क्या रहेगा, तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स जो है सरकार को ईजिली मिल जाएंगे, और जो शॉर्ट टर्म लोन्स रहेंगे उनको बेच देगी। यानी शॉर्ट टर्म लोन्स मार्केट में खूब इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो शॉर्ट टर्म लोन्स में फ़ायदा कम हो जाएगा क्योंकि उपलब्धता ज़्यादा रहेगी, और लॉन्ग टर्म लोन्स की तरफ जो है लोग भागेंगे। तो सरकार को सस्ते दामों पर लॉन्ग टर्म लोन मिल जाएंगे। तो ये उद्देश्य ऑपरेशन ट्विस्ट का। अगली न्यूज़ है भारत बॉन्ड ETF सेकेंड ट्रांस ओपन जुलाई 14। तो भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च होने वाला है। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है? ऐसा फंड, ऐसा पैसे का समूह, ऐसा शेयरों का समूह, जो ऐसा फंड जो शेयर मार्केट में ट्रेड किया जा सके, एक्सचेंज पे ट्रेड किया जा सके। तो भारत बॉन्ड ETF क्या है? ये आपका कई भारतीय कंपनियों का, जो आपकी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं और प्राइवेट कंपनियां हैं, उनका सबका शेयर को एक में मिला दिया जाता है और उसको एक अलग शेयर के रूप में ट्रेड किया जाता है। तो इसे ही एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहते हैं। अगली न्यूज़ है भारत बायोटेक वैक्सीन गेन एज ऑन DCGI नोट। तो हमने भी बात ही किया था कैसे कोवैक्सीन नाम से एक भारत बायोटेक जो है कंपनी ने वैक्सीन तैयार की कोविड-19 के लिए। अगली न्यूज़ है गवर्नमेंट गिव्स नोट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ PPEs। तो जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं उनको एक्सपोर्ट करने के लिए भारत ने अनुमति दे दी है। देखिए एक समय था कि हम PPEs को चाइना जैसे कंट्रीज से इंपोर्ट करते थे, लेकिन हम इस PPE के निर्माण में इतने आत्मनिर्भर हो गए कि अब हम एक्सपोर्ट करने की क्षमता हमारी हो गई है। तो ये एक कोटा फिक्स कर दिया गया है कि 50 लाख पीसेज एक महीने में जो है इससे ज़्यादा एक्सपोर्ट ना किए जाएँ। तो देखिए इससे क्या होगा, ना केवल जो है ग्लोबल हेल्थ वर्कर्स को सुरक्षा मिलेगी, हमारे कवराज जब पहुंचेंगे हर व्यक्ति सुरक्षित रहेगा, इसके साथ ही जो भारतीय कपड़ा उद्योग है उसको भी काफ़ी बूस्ट मिलेगा। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन। इससे रिलेटेड हम प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न हमारे कुछ इस प्रकार हैं। कोवैक्सीन के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? यह कोविड-19 के लिए भारत की पहली वैक्सीन है जिसे ट्रायल के लिए अनुमति मिली है। इसे भारत बायोटेक द्वारा बनाया गया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ साझा उपक्रम यानी ज्वाइंट वेंचर के रूप में खोलोंगछू जल विद्युत परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान या बांग्लादेश? इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। PM स्वनिधि पोर्टल किससे संबंधित है? प्रवासी मजदूरों को आर्थिक सहायता, फेरी वाले या ठेले वालों को आर्थिक सहायता, महिलाओं को
रोजगार देना, MG नरेगा के अंतर्गत सृजनात्मक कार्य करना। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।